नमस्कार। मैं हूं संतोष पाठक और एक बार फिर से आपका स्वागत कर रहा हूं अपने YouTube प्लेटफॉर्म पर। देश की राजनीति में बड़ा गर्मा गर्म माहौल बना हुआ है। जंतर मंतर पर क्या हो रहा है और 20 तारीख को क्या होगा जब ये जंतर मंतर से पार्लियामेंट की तरफ कूच करेंगे। क्या इस देश की पहलवान बेटियों की तरह इनको घसीटा जाएगा? और जब तक लेफ्ट वाले मौजूद थे, डफली बज रही थी, तब तक सरकार को कोई खतरा नहीं था। जैसे ही कांग्रेस और समाजवादी पार्टी मैदान में उतर गई, अचानक दिल्ली पुलिस कमिश्नर बदल दिए गए। लेकिन इससे भी बड़ी चिंता का सबब जो है वो बिहार के बांकीपुर का रन जो है वो बना हुआ है। और ऐसे में जब आप कहते हो कि कमजोर है, जमानत जब्त हो गई, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, वो मुकाबले में कहीं नहीं है, तो फिर आप उसकी पार्टी में तोड़फोड़ शुरू कर देते हो। और बिहार का एक बड़ा नेता वो कहाँ गायब है इस पूरे चुनावी परिदृश्य से? इन तमाम सवालों के जवाब और हमने फिर से देश के जाने माने पत्रकार अजीत द्विवेदी जी को अपने साथ जोड़ा है। अजीत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। धन्यवाद धन्यवाद संतोष जी, धन्यवाद। अजीत जी, एक नेता, अब उसको इस तरह से भी बड़ा अच्छा है, एक हमारे वरिष्ठ साथी ने अखबार में अपनी खबर लगाई तो उन्होंने कहा कि मोदी को जिताने वाले को हराएंगे नितिन नवीन। तो आप मान के चल रहे हो कि प्रशांत किशोर हार रहे हैं, मान के चल रहे हो कि भाई ये जमानत जब्त हुई और पार्टी की इतनी बुरी हालत है, तो फिर तोड़ क्यों रहे हो? उनकी पार्टी के कौन कौन से नेता टूट कर आए हैं और क्यों उनको तोड़ने की जरूरत पड़ी है? और आगे भी पाइपलाइन में है क्या लगे हुए कुछ? देखिए, ये अब जिस तरह से बता रही है भारतीय जनता पार्टी, लड़ाई वैसी नहीं है। इस बात को हम लोग पहले भी बांकीपुर जब चर्चा किए तब भी हम लोगों ने कहा कि ये लड़ाई वैसी नहीं है कि आप प्रशांत किशोर की पार्टी की जमानत जब्त हो गई थी या प्रशांत किशोर के उम्मीदवार को उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में 7,000 ही वोट आया था इसलिए प्रशांत किशोर भी हार जाएंगे या उनकी भी जमानत जब्त हो जाएगी। ऐसी स्थिति नहीं है। प्रशांत किशोर जिस दिन चुनाव लड़ने उतरे थे उसी दिन ये तय हो गया था कि प्रशांत किशोर से ही बीजेपी का जो भी उम्मीदवार आएगा उसको लड़ना होगा। तो प्रशांत किशोर से ही लड़ाई हो रही है। तो ये बहुत कमजोर हैं या हार जाएंगे या जमानत जब्त हो जाएगी, इस निष्कर्ष तक तो पहुंचा ही नहीं जा सकता है। अभी भारतीय जनता पार्टी जो कुछ भी कह रही है वो सिर्फ धारणा बनाने की कोशिश कर रही है। वो अपना ब्रेव फेस शो करना जो होता है वो ब्रेव फेस शो कर रही है। ये लोगों को दिखा रही है कि कोई चैलेंज नहीं है, जबकि चैलेंज कितना बड़ा है। ये 2-3-4 कई चीजें ऐसे कई घटनाक्रम हुए हैं जिसमें एक घटनाक्रम है प्रशांत किशोर की पार्टी को के लोगों को अपने साथ जोड़ना। उन सब से कई घटनाक्रम ऐसे हुए जिनसे ये पता चल रहा है कि बीजेपी कितनी डेस्परेट है, बीजेपी कितनी बेचैन है, कितनी घबराहट में है। वो उसको ये लग रहा है कि कहीं चुनाव गड़बड़ ना हो जाए बांकीपुर का। कई जगह ऐसा हो चुका है, पहले के प्रेसिडेंट है। और कल ही हम एक प्लेटफॉर्म पर बात कर रहे थे, आपने भी देखा होगा, संजय कुमार ने कल एक लेख लिखा था जो CSDS वाले हैं। 22% चुनाव बाई इलेक्शंस वो अपोजिशन की पार्टियां जीतती हैं, मतलब कैंडिडेट कोई भी हो। अभी उन्होंने 3 साल का आंकड़ा दिया था कि 153 सीटों पर बाई इलेक्शन हुए विधानसभा के, और उस 153 में से 119 सीटें सत्ता पक्ष ने जीती जिसकी उस राज्य में सरकार थी, और 34 सीटें अपोजिशन ने जीती। तो ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि अपोजिशन का कैंडिडेट किसी ऐसे राज्य में बाई इलेक्शन जीत जाए जहां दूसरी पार्टी की सरकार है। तो ये होता रहा है। 22% है लेकिन होता रहा है। तो ये बीजेपी को भी ये खतरा है कि ऐसा भी हो सकता है। बाकी होगा ना होगा ये हम लोग अभी नहीं प्रेडिक्ट कर रहे हैं, अभी तो बहुत सारी चीजें अनफोल्ड होनी है। लेकिन बीजेपी जितने डेस्परेट अंदाज में चुनाव लड़ रही है उससे लग रहा है कि बीजेपी को चुनौती दिख रही है, खतरा दिख रहा है। अब आपने जैसे कहा पार्टी तोड़ने वाले लोगों को, देखिए प्रशांत किशोर की पार्टी के बड़े नेताओं को शामिल कराया गया, बिट्टू सिंह और केसी सिन्हा, बाकी लोगों को छोड़ दें, फतुहा के भी कैंडिडेट जो थे उनको भी शामिल कराया गया है। लेकिन हम बिट्टू सिंह और केसी सिन्हा का जिक्र इसलिए कर रहे हैं क्योंकि केसी सिन्हा कायस्थ जाति से आते हैं। अब अगर ऐसी स्थिति है कि बांकीपुर में भी सारा कायस्थ वोट, एक कायस्थ कैंडिडेट के नाम पर भी कायस्थ वोट लेने के लिए केसी सिन्हा की जरूरत है, तो इसमें क्या कहा? तो फिर इसको क्या कहा जाएगा? बीजेपी की क्या बेचैनी नहीं है? ये नीरज सिन्हा आप लड़ा रहे हैं, नीरज सिन्हा कायस्थ है और ये 9 बार से कायस्थ चुनाव जीत रहे हैं। वहां से पहले नवीन किशोर सिन्हा जीते 4 बार और 5 बार नितिन नवीन जीते। तो अब 10वीं बार कायस्थ जीते, इसके लिए कायस्थ उम्मीदवार दे करके आप फिर केसी सिन्हा को ले आए। उसी तरह से कायस्थ के बाद जो दूसरा फॉरवर्ड वोटर है, जो सबसे बड़ा फॉरवर्ड वोट ब्लॉक है, वहां वो 31,000 वोट वाला राजपूत वर्ग है। उसके नेता है बिट्टू सिंह, जो दीघा से लड़े थे प्रशांत किशोर की पार्टी के टिकट से। अच्छा चुनाव लड़े थे वो, और अच्छे वहां के जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं और बिजनेसमैन भी है, पैसा भी उनके पास है। तो उनको तोड़ करके ले आए। इसका मतलब राजपूत वोट को लेकर के भी आपको चिंता है। जो आपका जो 4 फॉरवर्ड जातियां हैं, जो आपका कोर वोट है 1,35,000 जिनका वोट है, उसमें से कायस्थ आप लड़ा रहे हैं। फिर केसी सिन्हा को तोड़ के ले आए, फिर बिट्टू सिंह को तोड़ करके ले आए आप। और उसके बाद और दिलचस्प कल हुआ है, कल पटना के चाणक्य होटल में परशुराम वंशियों का सम्मेलन हुआ है।
जहां 200 के करीब भूमिहार ब्राह्मण बुलाए गए थे चाणक्य होटल में, और बुलाने वाले कौन थे? बीजेपी और जेडीयू के तमाम अगड़े मतलब भूमिहार ब्राह्मण नेता वहां जुटे थे, वो होस्ट कर रहे थे। और बताइए, बुजुर्ग वयोवृद्ध नेता सीपी ठाकुर होस्ट कर रहे थे इस परशुराम वंशियों के सम्मेलन। सीपी ठाकुर वहां वो होस्ट कर रहे थे, उनके बेटे विवेक ठाकुर जो जहानाबाद के एमपी हैं, वो जहानाबाद का नवादा के एमपी हैं, वो मौजूद थे वहां। जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं संजय झा, वो मौजूद थे वहां। नगर विकास मंत्री नीतीश मिश्रा जो डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा के बेटे हैं, वो मौजूद थे। और ये तमाम लोग मिलकर के उन लोगों ने एक मीटिंग होस्ट की जिसमें 200 भूमिहार ब्राह्मण बुलाए गए थे बांकीपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी। अब आप सोचिए संतोष जी, क्या ये बीजेपी को ब्राह्मण भूमिहार को मनाने के लिए पार्टी भोज देना होगा, उनके साथ मीटिंग करनी होगी? ऐसा कभी सुने थे आप एक बाई इलेक्शन के लिए? तो ये करना पड़ा है, इसलिए करना पड़ा है क्योंकि आपको दिख रहा है वहां का माहौल। और ये दो जातियां जो 27,000 के करीब भूमिहार और 20,000 के करीब ब्राह्मण, मतलब 47,000 के करीब ये वोट आपको लग रहा है कि आपसे इसका एक बड़ा हिस्सा टूट भी सकता है। अब वो किस ग्राउंड पर टूटेगा उसके बहुत सारे मामले हैं। बिलोटी का भी मामला है, भरत तिवारी के इनकाउंटर का मामला है, प्रशांत किशोर की अपनी जाति का मामला है। और एक फीलिंग जो बांकीपुर की, हमने लोगों से बात की, लोगों ने कहा ये भी है कि 9 बार से आप 10वीं बार भी लगातार एक ही कास्ट को, एक ही जाति के कैंडिडेट को आप देते हैं, बाकी दूसरे लोग कहाँ जाएंगे? तो ये भी एक फीलिंग है। तो अच्छा, एक प्रशांत किशोर के अपने व्यक्तित्व को लेकर के जो एक लोगों के मन में है, संतोष जी, हमने पूछा कई लोगों से वहां बातचीत करते हुए, हमने कहा कि छोड़ दीजिए, ये लोकसभा चुनाव मोदी जी के चेहरे पर होता है। सब आदमी कहता है कि हर सीट पर मोदी जी लड़ रहे हैं, उनका चेहरा देख के चुनाव लड़िए, वोट दीजिए। बिहार में हर आदमी कह रहा था 2025 के चुनाव में कि हर सीट पर नीतीश कुमार ही लड़ रहे हैं, नीतीश कुमार का चेहरा देख के वोट करिए। यहाँ थोड़े आप कहिएगा कि मोदी जी का और नीतीश कुमार का चेहरा देख करके बाई इलेक्शन में वोट करिए। ये तो बाई इलेक्शन है, मोदी जी तो प्रधानमंत्री है, नीतीश कुमार भी मुख्यमंत्री बने थे, अब हट गए हैं। तो न उनको मुख्यमंत्री बनाने का चुनाव है, न उनको प्रधानमंत्री बनाने का चुनाव है। चुनाव तो बांकीपुर का विधायक चुनने का है। और बांकीपुर का विधायक चुनने के लिए जब आप 3 उम्मीदवार हैं, उन तीनों की तस्वीर सामने रखेंगे और ऑब्जेक्टिव होकर के देखेंगे कि नीरज सिन्हा बनाम रेखा गुप्ता बनाम प्रशांत किशोर, ऑब्जेक्टिव होकर के जब आकलन करेंगे तो किस कैंडिडेट को चुनेंगे? दिल पर हाथ रख के कहिए। तो वहां के लोगों का एकमात्र जवाब, वोट दे न दे, लेकिन हर व्यक्ति ये कह रहा है कि जो 3 कैंडिडेट लड़ रहा है उसमें तो सबसे बढ़िया प्रशांत किशोर ही है। तो ये जो फीलिंग है संतोष जी, कास्ट का इक्वेशन, 4 जो फॉरवर्ड कास्ट है, हम बता दिए आपको, केसी सिन्हा को लाने की मजबूरी हुई, बिट्टू सिंह को लाने की मजबूरी हुई, भूमिहार ब्राह्मण के लिए आपको सम्मेलन करना पड़ रहा है, सीपी ठाकुर जो इतने वयोवृद्ध हो गए उनको बुला करके बिठाना पड़ रहा है कि भूमिहार ब्राह्मण का वोट आप लें। 1,35,000 जो आपका सबसे कोर वोट है उसको साधने के लिए इतनी कवायद करनी पड़ रही है, और फिर आप कह रहे हैं कि आप चुनाव आसानी से जीत जाएंगे। चुनाव जीत जाए वो अलग बात है, लेकिन आसानी तो बिल्कुल ही नहीं है। आप परेशान है, वो परेशानी दिख रही है। और एक बड़ी दिलचस्प बात है कि वो सबसे पढ़ा लिखा इलाका माना जाता है। जो विधानसभा की बात करें तो बिहार की जितनी विधानसभाएं हैं उसमें एजुकेशन के हिसाब से, और वहां आपने एक ऐसा कैंडिडेट उतार दिया जिसको बोलने पर आपको खुद रोक लगानी पड़ी। और आपने 3 उम्मीदवारों का जिक्र किया, बड़ा दिलचस्प है। आदमी अगर कोई पार्टी चुनाव लड़ती है और उसमें से किसी स्थापित पार्टी का कोई बड़ा नेता उस चुनावी परिदृश्य से गायब रहता है तो पार्टी कहती है अच्छा है वो ना है, हम चुनाव जीत रहे हैं। शायद इस देश की, मैंने बिहार कभी कभी अजब गजब करता है, ये पहली बार हो रहा है कि जो बिहार की बड़ी 2 मुख्य पार्टियां हैं, सत्ता पक्ष और अपोजिशन की, सत्ता पक्ष भारतीय जनता पार्टी, अपोजिशन में आप राष्ट्रीय जनता दल, विधानसभा का उपचुनाव है, कोई बड़ा चुनाव नहीं, और भारतीय जनता पार्टी बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के दौरान एक पोस्टर जारी कर रही है तेजस्वी यादव को लेकर, मिसिंग तेजस्वी यादव, और ये कह रही है, वो आरोप लगा रही है कि विधानसभा का इतना महत्वपूर्ण उपचुनाव चल रहा है और जो विपक्ष के नेता है वो सीन से गायब है। और ये सवाल कौन पूछ रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता पोस्टर भी लगाए हैं, और प्रवक्ता क्या कह रहे हैं कि उन्हें जंतर मंतर, तेजस्वी यादव को जंतर मंतर की चिंता तो है, लेकिन उन्हें अपनी ही पार्टी और बांकीपुर उपचुनाव में कार्यकर्ताओं की चिंता नहीं है। तो राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार, नेता और कार्यकर्ताओं की चिंता भारतीय जनता पार्टी कर रही है। ये भी बता रहा है कि आप कितने डरे हुए हो, क्योंकि वोट वो कटेंगे नहीं तो दिक्कत खड़ी हो जाएगी। बिल्कुल, ये भी डेस्परेट मूव है। आपको क्या पड़े, आप क्यों प्रशांत आप तेजस्वी यादव को खोज रहे हैं? वो तेजस्वी यादव को इसलिए खोज रहे हैं एक स्ट्रेटेजी के तहत। हालांकि ये स्ट्रेटेजी बहुत ही ऐसी, उस स्ट्रेटेजी और उस टैक्टिक्स का क्या मतलब जब तुरंत लोग भाप जाए कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। भाई वो स्ट्रेटेजी तो वो होती है जो दिखाई न दे और उसका नतीजा सामने आए। आप जानबूझ करके आप चाह रहे हैं कि ये मैसेज हो कि बीजेपी की लड़ाई आरजेडी से। आप डेस्परेट मूव है कि आप ये दिखाना चाह रहे हैं कि बीजेपी की लड़ाई प्रशांत किशोर से नहीं आरजेडी से है। ये बजाबता कैंपेन चलाया जा रहा है कि आरजेडी से लड़ाई है।
ये एक जो डैमेजिंग फैक्टर है बीजेपी के लिए, वो एक फैक्टर ये भी है कि आरजेडी से अगर लड़ाई हो रही होती और लोगों के मन में एक खतरा होता, एक भय होता कि आरजेडी जीत जाएगी अगर हम बीजेपी को वोट नहीं करेंगे, तो लोग एकजुट होकर के वोट करते, कैंडिडेट को पसंद करें या न करें, वो चाहे फॉरवर्ड थे या वैश्य थे या जो कोयरी कुर्मी धानुक समीकरण के लोग हैं या ईबीसी के लोग हैं, वो सब वोट करते हैं जाकर के बीजेपी को। लेकिन यहाँ वो डर उनके सामने नहीं है, क्योंकि यहाँ लड़ाई आरजेडी से है ही नहीं। यहाँ आरजेडी तो जिस दिन पहले दिन प्रशांत किशोर आए उसी दिन आरजेडी तीसरे नंबर पर चली गई और आरजेडी डिस्टेंट थर्ड रहने वाली है। लेकिन बीजेपी जबरदस्ती खींच करके आरजेडी को लड़ाई में इसलिए ले आना चाह रही है ताकि लोगों के मन में आरजेडी का भय दिखाए और आरजेडी का भय दिखा करके वोट अपनी तरफ करें। ये आप कर चुके, ये दाव चल चुके। काठ की हांडी कितनी बार चढ़ाइएगा, पूरे बिहार का चुनाव तो इसी पर लड़ा था, इसी जंगल राज का भय दिखा करके कि याद है ना जी 2005 से पहले क्या था, यही कह के तो चुनाव लड़े थे। अब बांकीपुर की एक कॉन्स्टिट्यूएंसी बाई इलेक्शन है, वो भी इसी नाम पर लड़िएगा। ऐसा तो बांकीपुर के लोग, आपने खुद ही कहा कि पढ़े लिखे सबसे ज्यादा, मतलब पढ़े लिखे और सरकारी नौकरी करने वाले लोग, पटना में रह के काम धंधा करने वाले लोग हैं वहां, और बिहार के अलग अलग हिस्सों से आए हैं। तो क्या वो इतने नासमझ है, मासूम लोग हैं, तो उनको नहीं समझ आ रहा है कि यहाँ बीजेपी हार जाएगी तो कोई जंगल राज नहीं आने जा रहा है, बीजेपी हार जाएगी तो आरजेडी थोड़े आ जाएगी कि बिहार के शासन में। तो ये बात वो लोग समझ रहे हैं, लेकिन बीजेपी समझाना चाह रही है अदरवाइज कि भाई आरजेडी से लड़ाई है। और यहाँ वहां डैमेजिंग बीजेपी का ये है कि लड़ाई प्रशांत किशोर से। तो जो बीजेपी का समर्थक है उसको लग रहा है कि प्रशांत किशोर भी अपने ही हैं। ये एक बड़ा फैक्टर है जो हमको वहां लोगों ने कहा, बांकीपुर के लोगों ने, कि वहां बीजेपी के सपोर्टर प्रशांत किशोर को दूसरा नहीं मान रहे हैं, बाहरी नहीं मान रहे हैं। वो कह रहे हैं प्रशांत किशोर भी अपने ही है और वो बीजेपी का कोर वोटर कह रहा है। तो बीजेपी की ये चिंता है कि कैसे इस धारणा को बदले कि वो अपने हैं। तो उनके खिलाफ कैंपेन चल रहा है, उनके खिलाफ पोस्टर्स लगाए जा रहे हैं, खराब अच्छे आपत्तिजनक पोस्टर्स उनके खिलाफ लगाए जा रहे हैं और उनके नगर निगम के कर्मचारियों को भेज करके उनके पार्टी के झंडे उतरवाए जा रहे हैं। जिसकी शिकायत करने आज जो प्रदेश अध्यक्ष है मनोज भारती के नेतृत्व में एक डेलीगेशन गया था जनसुराज पार्टी का चुनाव आयोग, मतलब मुख्य चुनाव अधिकारी जो बिहार के हैं उनसे मिलने, शिकायत करने। तो ये सब चीजें हो रही हैं। अब आप सोचिए, एक चुनाव में जितने तरह के टैक्टिक्स, जितने तरह की तिकड़में होती हैं, वो सारी तिकड़में बीजेपी बांकीपुर उपचुनाव में कर रही है। कि आप वो जातीय सम्मेलन करा रहे हैं। यहाँ एक तरफ तो बिहार में, यहाँ उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण एमएलए लोग मिल गए थे, एक ब्राह्मण एमएलसी के घर पे तो नोटिस भेज दिया था प्रदेश अध्यक्ष ने, और यहाँ बीजेपी और जेडीयू के तमाम बड़े ब्राह्मण भूमिहार नेता मिलकर के एक होटल में बैठ करके भूमिहारों और ब्राह्मणों का सम्मेलन कर रहे हैं बांकीपुर चुनाव के लिए। तो आप जातीय सम्मेलन कर रहे हैं, जातीय नेताओं को तोड़ करके ले आ रहे हैं, अपोजिशन के कैंडिडेट के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्टर लगाए जा रहे हैं, शासन का इस्तेमाल करके आप उसके झंडे उतरवा रहे हैं। मतलब जो तमाम तिकड़में हो सकती हैं वो सारी तिकड़में की जा रही है बांकीपुर। और इसके बाद भी आप कह रहे हैं कि वो लड़ाई में नहीं है या हम बहुत मजबूत है, ऐसा नहीं है। हकीकत स्वीकार करके लड़ाई लड़नी चाहिए। बीजेपी को एक्सेप्ट करना चाहिए है कि बहुत टफ लड़ाई है प्रशांत किशोर के साथ, और वो आप इस इनके एक्शन में दिख रहा है। 40 सूची बनी स्टार प्रचारकों की, स्टार प्रचारक जाएंगे बांकीपुर में हर आदमी वोट मांगने, गली गली घूमने की योजना है संतोष जी की। एक एक एमएलए, एक एक मंत्री के जिम्मे दिया गया है, एक एक दो वार्ड दिया गया है, एक एक मंत्री के जिम्मे एक एक वार्ड दिया गया है। उस वार्ड में घूमिए, आपको वहां कैंपेन करना है। और हमको आज पता चला है वहां की ऐसी योजना बनी है कि बांकीपुर के हर घर के पास, हर घर के सामने वोटिंग के दिन बीजेपी का 2 आदमी मौजूद रहेगा, कम से कम 2 आदमी मौजूद रहेगा हर घर के सामने, कि वहां के लोग निकले। चूंकि बाई इलेक्शन में लोग वोट नहीं करते हैं और बांकीपुर में वैसे भी वोट का मतलब कम करते हैं लोग बाई इलेक्शन में, और बांकीपुर में वैसे भी वोटिंग परसेंटेज कम रहता है। तो लोगों को ज्यादा से ज्यादा लोगों को निकालना है, वोटिंग मतदान केंद्र तक ले जाना है, उनकी वोटिंग करानी है। इसकी इतने बड़े पैमाने पर बीजेपी तैयारी कर रही है। तो ये जो अभी जो आपने कहा तोड़ने की बात जो कही आपने, या जो ये अभी मैं जातीय सम्मेलन करेंगे, सब दिखा रहा है कि बीजेपी टफ लड़ाई में फंसी हुई है बांकीपुर। एक बात और, आपने कहा बड़े बड़े दिग्गज नेताओं को और स्टार प्रचारकों को लगाया गया है। इनको जिन वार्डों में लगाया गया है वहां की जातीय समीकरण का ध्यान रखा गया है। मतलब उस गलियों में जिस जाति के वोटर ज्यादा है उस जाति के नेता को लगाया गया है। एक सवाल आपने नीतीश कुमार का जिक्र किया। नीतीश कुमार दिल्ली आ गए हैं, उनका जो नया वाला आवास मिला है, उनका आज पूजा अर्चना और गृह प्रवेश था। अब पता नहीं नए वाले आवास में कितने एक्टिव होंगे, क्योंकि पुराने वाला तो मैंने देखा कि जब वो मंत्री के तौर पे भी तो आधा आवास उन्होंने बाकायदा एक बैरिकेटिंग करके अलग हिस्सा बना दिया था, और बिहार से आने वाले मरीजों का वो ठहरते थे, एम्स में इलाज कराते थे, और बाकायदा 3 लोगों की ड्यूटी थी कि 3 टाइम खाना बना के भी देना है और इलाज होने के बाद ट्रेन में बिठा के टिकट करवा के घर तक पहुंचाना है। पता नहीं नीतीश कुमार अब वो कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। लेकिन एक सवाल बार बार उठ रहा है, क्या वाकई नीतीश कुमार चाहते हैं कि बांकीपुर की सीट बीजेपी जीते?
जनता दल यूनाइटेड चाहता है या कोई पुराना हिसाब किताब वो बराबर करना चाहता है? क्योंकि बीजेपी इतनी घबराई हुई है, जेडीयू का शीर्ष नेतृत्व तो कहीं नजर नहीं आ रहा है कि बीजेपी की मदद करे उस सीट पर कम से कम। देखिए, कल इसलिए भी संजय झा को वहां उतारा गया था कि वो भी वो ब्राह्मण और भूमिहारों के सम्मेलन में उनको भी बुलाया गया था। लेकिन ये बात जो आपने एक सवाल उठाया, हम लोग पहले की चर्चा में शायद एक बार हमने इसका जिक्र किया था, ये अभी इस सरकार बनने के बाद का घटनाक्रम था। आरा बक्सर जो भोजपुर की एमएलसी की सीट थी, जहां राधाचरण सेठ के बेटे कन्हैया प्रसाद चुनाव लड़े थे जेडीयू के टिकट से, और वो चुनाव हार गए थे। वहां ये माना गया कि वहां जो बीजेपी के और एलजेपी के तो समर्थक लोग हैं, मजबूत लोग हैं, वहां जो नेता हैं, एमएलए हैं, उन लोगों ने मदद नहीं की थी जेडीयू, और जेडीयू को उसके हाल पर छोड़ दिया गया था। तभी राधाचरण सेठ जो पहले एमएलसी जीते थे और बड़ी टफ लड़ाई में संदेश से विधानसभा चुनाव भी जीत गए, उनका बेटा एमएलसी का चुनाव हार गया। आमतौर पर सत्तारूढ़ दल जो होता है, जिसकी सरकार होती है और वो अभी तुरंत नई नई सरकार बनी हो, उस सरकार में तो ये लोकल बॉडीज का इलेक्शन कैसे हार जाएगा सत्तारूढ़ पार्टी का कैंडिडेट, लेकिन जेडीयू का कैंडिडेट हार गया था। तो ये कहीं ना कहीं ये दिमाग में है, जेडीयू के लोगों के मन में है कि वहां उनके कैंडिडेट को हराया गया। और दूसरी बात, जेडीयू का समर्थक जो ये जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, बाकी पूरी इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो ओबीसी का वोट है वो 1,20,000 के करीब वोट है, और उसमें से अगर 30-35 हजार हम हटा दें, यादव का वोट जो हटा दे, तो ईबीसी का, तो ओबीसी का जो मतलब अदर बैकवर्ड कास्ट का एक बड़ा वोट है वैश्य का 58,000 के करीब, और जो यादव का है, उसके अलावा कोयरी कुर्मी का भी वोट है। और कुर्मी में जो वोट है वो ज्यादा, वो अवधिया कुर्मी जो नीतीश कुमार की जाति है, उस उपजाति समूह के लोग ज्यादा वहां रहते हैं। उनके मन में ये भाव बैठा हुआ है कि उनके नेता को हटाया गया मुख्यमंत्री पद से। छोटा ही बड़ा समूह नहीं है वहां, लेकिन वो ये मानता है कि नीतीश कुमार को हटाया गया। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे तो उनकी वजह से उनकी जाति सत्तारूढ़ जाति, सरकारी जाति मानी जाती थी। तो भले अब उसी जाति समूह के हैं सम्राट चौधरी या निशांत कुमार उप मुख्यमंत्री भी बन गए, लेकिन मुख्यमंत्री से हटाए जाने की एक तकलीफ उर्मी जाति के लोगों के मन में है। नालंदा के लोगों के मन में भी होगी, क्योंकि उनका सरकारी, अब सारी चीजें जो बात होती है सरकारी योजनाओं की, तो पहले नीतीश कुमार थे तो सब योजनाएं नालंदा राजगीर से शुरू होती थी, अब सारी बातें मुंगेर से शुरू होती हैं। तो इसका भी कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में है कि ये नालंदा से भी छिन गया, जाति का छिन गया, और जेडीयू के लोगों को ये लग रहा है कि हम भाई उपचुनाव, वहां उपचुनाव एमएलसी का उपचुनाव हारे। और दूसरी तरफ प्रशांत किशोर जैसा अपोनेंट है जो इस रिफ्ट को और बड़ा करने की कोशिश कर रहा है, इस बड़ा करने के प्रयास कर रहे हैं। वो बार बार जिक्र कर रहे हैं, दोनों जेडीयू बीजेपी के अंदरूनी खींचतान का, अंदरूनी कलह का जिक्र वो करते रहे पब्लिक के बीच में। जैसा उन्होंने कहा था लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के, कि बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि अब हम बिहार को अपराध मुक्त बना देंगे। तो क्या जब नीतीश कुमार की सरकार थी तो बिहार अपराध युक्त था कि बीजेपी के लोग अब अपराध मुक्त कर रहे हैं? इसका जवाब जेडीयू के लोग मांगे। तो ये सब चीजें चल रही है वहां। जेडीयू बीजेपी का रिफ्ट है वहां, निश्चित रूप से वो ग्राउंड पर दिख रहा है। दोनों के जाति समूह के लोग एक साथ किस तरह से आते हैं, ये भी अभी देखने की बात होगी। और नेता उसके नहीं उतर रहे हैं अभी प्रचार में जेडीयू के, हो सकता है कि आगे चुनाव नजदीक आए तो उतरे। एक और बड़ी खबर आ रही है, ये सुप्रीम कोर्ट से खबर है जी, और बहुत महत्वपूर्ण खबर है, इसलिए मैं इसका जिक्र कर रहा हूं। हम सबको याद है 1994 में जो उस समय के तत्कालीन डीएम थे जी कृष्णैया हत्याकांड में क्या हुआ था और कैसे इसमें सजा मिली थी। और सजा मिलने के बाद ये मामला लगातार लंबे समय तक चलता रहा, और इसमें जो सजा मिली, आनंद मोहन को पहले मृत्युदंड मिला, पटना हाईकोर्ट ने उसे आजीवन कारावास में बदल दिया, फिर नीतीश कुमार ने उसमें भी उनको छूट दे दी और वो जेल से बाहर आ गए। पिछले कुछ दिनों से लगातार वो संजय झा, राजीव रंजन सिंह, गुरललन सिंह, इन तमाम चीजों को लेकर बातें कहते रहे। मामला सुप्रीम कोर्ट में गया। जो उनकी पत्नी थी वो उस मामले को सुप्रीम कोर्ट में लेके चली गई। जी कृष्णैया जो डीएम थे, उनकी पत्नी सुप्रीम कोर्ट में लेकर गई और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर तल्ख टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी करते हुए मौखिक रूप से कहा कि अगर ड्यूटी पर तैनात किसी लोक सेवक की हत्या को भी दुर्लभतम अपराध यानी रेयरेस्ट ऑफ रेयर नहीं माना जाएगा, तो इससे अपराधियों को वो गलत संदेश जाएगा, वे ऐसा अपराध करने के लिए जो है वो प्रोत्साहित होंगे। ये जो आनंद मोहन वाला मामला है, ये हमेशा से बिहार की राजनीति में एक बड़ा ट्विस्ट लाने वाला मामला रहा है। हमेशा बिहार की राजनीति में कई तरह के बदलाव लाने वाला मामला रहा है। और जिस तरह से वो मोर्चा खोले हुए हैं, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी आई है, फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। क्या इसका असर बांकीपुर में कुछ पड़ेगा? देखिए, अलग दूसरे कारणों से इस आनंद मोहन के मामले को छोड़ दे तब भी राजपूत नाराज हैं भारतीय जनता पार्टी से, और उसके कई कारण हैं। एक तो उनकी सीटें कम की गई, टिकट उनके कम हुए, और उसके बाद मंत्री किसी को नहीं बनाया गया।
तो ये अपने आप में बिहार से कोई मंत्री नहीं है और झारखंड से भी कोई मंत्री नहीं है। मतलब 54 MP वाला प्रदेश है बिहार झारखंड मिलाकर के दोनों प्रदेश, और वहां से कोई राजपूत मंत्री नहीं है केंद्र में। पहले तो बड़े मंत्री होते थे, RK सिंह मंत्री रहे, उसके पहले राधा मोहन सिंह भी मंत्री रहे, एक समय राधा मोहन सिंह और राजीव प्रताप रूडी दोनों लोग मंत्री होते थे, लेकिन अब कोई मंत्री नहीं है। तो इस कारण से नाराज है, राजपूत लोगों में नाराजगी है। अब अगर उसमें ये मामला जुड़ता है तो कोई भले अदालत जो फैसला दे, लेकिन लोग मानेंगे नहीं। लोगों को लगेगा कि सरकार के खिलाफ उन्होंने मोर्चा खोला तो सरकार ने ठीक से पैरवी नहीं की कोर्ट में, नहीं तो वो इस दोबारा केस रीओपन करके उनको जेल भेजना, ये भी एक अनप्रेसिडेंटेड बात होगी। हालांकि हम लोग अभी देखते रहे हैं कि अदालतों की जो टिप्पणियां होती हैं और जो लिखित आदेश आता है वो बिल्कुल अलग अलग होता है, बिल्कुल डिफरेंट होता है। जो कहा गया उसका बिल्कुल उलट फैसला लिखा जाता है। इसलिए हम लोग अभी स्पेकुलेट नहीं करते हैं कि क्या फैसला आएगा, लेकिन ये कुछ चीजें उसमें ऐसी हैं जिनसे ये भी लग रहा है, जो हमने फैसला, जो टिप्पणी हुई, जो पूरी कार्रवाई की हुई, उसको पढ़ा हमने, उसमें कई जगह ऐसा लग रहा है कि कोर्ट के सामने सारे तथ्य नहीं है। जैसे कोर्ट ने कहा कि भाई पटना हाई कोर्ट ने कैसे कह दिया कि ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस नहीं है, तो इसके खिलाफ अपील करनी चाहिए थी। तो जो रंजीत कुमार बिहार सरकार की तरफ से सीनियर एडवोकेट रंजीत कुमार गए थे, उन्होंने कहा कि हम आए थे सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट की टिप्पणी को ही मान लिया। ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पहले आ चुका था, सुप्रीम कोर्ट से ही उम्र कैद की सजा पर मोहर लगी थी, जिसके बाद उन्होंने उम्र कैद काटी आनंद मोहन ने, और 14 साल पर उनको बिहार सरकार ने 14 साल की सजा काटने के बाद रिलीज किया। तो उमा कृष्णैया इसके खिलाफ आई है कि सजा पूरी होने के पहले कैसे छोड़ दिया गया। तो वो मामला चलेगा, वो जो भी फैसला आएगा वो जब आएगा तब देखेंगे। अभी का कमेंट सुन के लग रहा है कि सारे तथ्य नहीं थे सामने अदालत की अभी भी। और दूसरी एक बड़ी एक डिस्टर्बिंग बात भी है उसमें, जो जैसे उन्होंने माननीय जज ने कह दिया कि बिहार में ऐसा होता होगा कि ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर नहीं है, दूसरे राज्य में होता तो कुछ और हो सकता था। ये बिहार को इस तरह से आप मतलब स्टैंड आउट करने का कोई कारण नहीं है इस मामले में। अदालतें सब अपनी होती हैं, जो एक जैसी होती हैं, और जज जो आज पटना हाई कोर्ट में हो सकता है, कल इलाहाबाद हाई कोर्ट में हो, परसों कर्नाटक बेंगलुरु हाई कोर्ट में हो। तो वो नहीं, उससे नहीं तय होता है कि बिहार है तो बिहार में ऐसा हो गया। आप भी बिहार को, अब माननीय जज भी बिहार को उसी तरह से ट्रीट करेंगे जैसा कोई दिल्ली और दूसरी जगह बिहार के लोग जिस तरह से रेसिस्ट कमेंट झेलते हैं, तो वैसा नहीं होना चाहिए। देश की हर अदालतें इस तरह के फैसले करती हैं। और अगर मतलब आप क्या हम कहें, संतोष जी आप भी जानते हैं, ये हरियाणा के एक बाबा जी जेल में रहते हैं और हर महीने 40 दिन के पैरोल पर छूट जाते हैं, तो अदालत ही छोड़ती है। बिहार की अदालत तो सिर्फ टिप्पणी की थी, बिल्कुल। हाँ अजीत जी, और बाकी जहां तक अदालत की बात है, तो पता नहीं क्यों लगता है जज साहब हालांकि कहते नहीं है, मानते नहीं, लेकिन लगता है कि शायद सोशल मीडिया पर वो भी ज्यादा एक्टिव रहते हैं और रील वो भी ज्यादा देखते होंगे। विद ड्यू रिस्पेक्ट। और एक आखिरी सवाल अजीत जी, ये ठीक है कि प्रशांत किशोर और बीजेपी ये सब आपस में लड़ते रहे, लेकिन एक बात तो तय है कि बिहार की जनता ने भले ही बुरी तरह से हराया हो, लेकिन तकनीकी रूप से बिहार में विपक्षी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल है और विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव। क्या तेजस्वी यादव पूरी तरह से बिहार की राजनीति से रिटायरमेंट लेने के मूड में आ गए? जैसा विधानसभा चुनाव के समय कहा गया कि कुछ तो मजबूरियां रही होंगी जो ढंग से वो ना लड़े, क्या ये कुछ तो ऐसी मजबूरियां हैं जिससे अब उनको लग रहा है कि छोड़ो यार, कौन वहां मेहनत करे, धूल धक्कर खाए और खामखा जेल जाने का खतरा, आराम से बैठेंगे कहीं विदेश में, कोई सेटल वेटल हो जाएंगे। क्या वो राजनीति से रिटायरमेंट के मूड में आ चुके हैं क्या? नहीं, कतई नहीं संतोष जी, वो राजनीति करेंगे, लेकिन वो अभी देख रहे हैं कि अभी समय अनुकूल नहीं है। और समय अनुकूल नहीं होने का यह है कि कितनी भी मेहनत करेंगे तो कुछ अभी हासिल नहीं होना है उनके साथ। दूसरी एक बात यह है कि मेहनत करने की, संघर्ष करने की क्षमता उनमें नहीं है, क्योंकि उनको सारी चीजें थाली में परोस करके दी गई हैं। कितने लोग होंगे इस देश में या कहीं भी जो 25 साल 26 साल की उम्र में उप मुख्यमंत्री हो जाए, बिहार जैसे स्टेट का मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री हो गए थे 26 साल की उम्र में। तो वो सब चीजें उनको थाली में परोस करके मिली हैं, इसलिए संघर्ष करने की क्षमता उनमें नहीं है। लेकिन अब इतनी समझ उनको आ गई है पिछले 11 साल की पॉलिटिक्स में संतोष जी, कि वो समझ रहे हैं कि समय का इंतजार, जब समय हमारा आएगा तो हम हो जाएंगे। उनकी सबसे बड़ी ताकत यह है कि 14% यादव वोट आधार जो है पूरी तरह उनके साथ है, और जब तक वो उनके साथ रहेगा तब तक 18% मुसलमान भी उनके साथ रहेगा। जब यादव छोड़ेगा तभी मुसलमान छोड़ेगा, क्योंकि दूसरा कोई अपोजिशन का नेता नहीं है जिसके पास 14% वोट का एक ब्लॉक। प्रशांत किशोर भी अगर ब्राह्मण की पॉलिटिक्स कर रहे होते और 3-4%, 5-6% ब्राह्मण भूमिहार अपने साथ जोड़े होते तो मुसलमान साथ में आता, लेकिन उन्होंने भी वो राजनीति नहीं की है। तो तेजस्वी यादव के साथ एक मजबूत आधार है, 38% वोट पिछली बार आया हुआ है। वो इंतजार कर रहे हैं कि कभी ना कभी तो ये चीजें बदलेंगी, तो फिर हमारा समय आएगा, हम हो जाएंगे। उम्र हमारे साथ है, वो 36-37 साल उनकी उम्र है, तो इसलिए वो रिटायरमेंट नहीं ले रहे हैं।
वो एक तरह से सबैटिकल कहिए कि वो थोड़ा छुट्टियों पर रहेंगे, अभी इसी तरह से राजनीति करते रहेंगे। उम्र उनके साथ है, समय उनके साथ है, जब समय साथ होगा तो वो चुनाव भी जीत जाएंगे और मुख्यमंत्री भी बनेंगे। देखिए हमारी एक थ्योरी है संतोष जी की, जो युवराज है वो महाराज जरूर बनते हैं, और वो इस देश में आप उठा करके देख लीजिए, एक आधी कोई अपवाद होगा, नहीं तो तमाम युवराज लोग महाराज बने। योग्यता हो न हो, बहुत मेहनत की हो न की हो। अखिलेश यादव को देख लीजिए आप, सम्राट चौधरी को देख लीजिए आप, हेमंत सोरेन को देख लीजिए आप, एमके स्टालिन को देख लीजिए, वाईएसआर रेड्डी को देख लीजिए, आप उठा करके देखिए, बने ही हैं लोग, तमाम युवराज लोग, एक आधी कहीं अपवाद होगा। तो ये भी युवराज हैं, महाराज बनने का इंतजार कर रहे हैं। हम लोगों के यहाँ आपने भी हिंदी फिल्म में देखी होगी ना, कि पता चलता है कि राजकुमार 5 साल की उम्र में चोरी हो गया, उनको उठा करके कोई ले गया, राजकुमार जंगल में पले बढ़े, लेकिन जब जवान हुए तो लौटे तो उनके राज की जनता ने उनको कंधों पर उठा करके राजा बना दिया। तो ये होता है हम लोगों के यहाँ। आप वनवास में रहिए, कहीं रहिए, आप हवाई जहाज उड़ा रहे थे राजीव गांधी, तो आगे प्रधानमंत्री हो गए। तो वो अब ये तेजस्वी यादव भी बनेंगे एक दिन, लेकिन अभी उनको समय लगेगा, वो अच्छे समय का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन यादव वोट को लेकर के बीजेपी जब बहुत एग्रेसिव है, ये बात ध्यान रखना चाहिए तेजस्वी यादव को, इसलिए अपना वो वोट एकजुट रखने की मेहनत करनी चाहिए। अभी नित्यानंद राय के लिए खबर है कि वो गली गली घूमेंगे और वो यादव वोट ले आने की कोशिश करेंगे बीजेपी की तरफ। और वहां एक लालजी टोला है, बांकीपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी में आता है, यादव लोगों की बस्ती है, मजबूत यादव लोगों की बस्ती है। उसी वहीं रहने वाले एक आनंद मधुकर यादव नेता है, जो वाइस प्रेसिडेंट थे मुकेश सहनी की पार्टी में, वीआईपी में, उनको तोड़ करके पार्टी में शामिल कराया गया है बीजेपी में अभी आनंद मधुकर यादव को। ये भी बीजेपी का एक डेस्परेशन दिखा रहा है, लेकिन इसका मतलब है कि बीजेपी यादव वोट पर भी काम कर रही है, तो इससे सतर्क रहना होगा तेजस्वी यादव। नहीं अजीत जी, बिल्कुल आपने सही कहा। और नित्यानंद राय की जहां तक बात है, वो जब एक समय बिहार में एक यात्रा भी निकाल रहे थे, हालांकि वो यात्रा आधा अधूरा छोड़ दिया, और उसके बाद बतौर पत्रकार और बीट रिपोर्टर हम लोगों के भी अनुभव कुछ और है कि वो कुछ वादा करते थे कि उस दिन मिलेंगे, लेकिन उस दिन वो कहीं ना कहीं गायब ही हो जाते थे और मुलाकात भी नहीं होती थी। ऐसे बीजेपी में कई ऐसे नेता है, तो जाहिर सी बात है कि मुझे किस तरह से वो यादवों को अपने साथ जोड़ पाएंगे, और नाम से भी उन्होंने यादव हटा रखा है। कभी कभी आप, जब मुलायम सिंह यादव यादव नहीं लगाते थे, लेकिन एक दौर आया जब यादव लगाना शुरू कर दिया उन्होंने, नहीं तो मुलायम सिंह यादव नहीं लगाते थे, तो एक अलग दौर है। लेकिन आपने बिल्कुल सही कहा कि तेजस्वी यादव राजकुमार है और राजा बनने की उनकी संभावना है। बाकी बांकीपुर की जनता से सिर्फ इतना ही कहेंगे, आप लोग कमेंट करते हैं, लेकिन इस बार निकलिएगा, उपचुनाव में रिकॉर्ड तोड़िएगा, जिसको भी वोट देना हो वो आपकी मर्जी है, लेकिन वोट जरूर दीजिएगा ज्यादा से ज्यादा। और अजीत जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे तमाम दर्शकों को नई जानकारियों से रूबरू कराने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। धन्यवाद।